हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उन्हें तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। जिसमें हमारी जो अगली शक्ति है वो चलेगी राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति। हमने कल तक की जो वीडियो है उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। अब हमारी बात चलेगी राष्ट्रपति और राज्यपाल की सैनिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और कूटनीतिक शक्ति के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 53, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। आर्टिकल 53(2) की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 53(2) की बात करें तो आर्टिकल 53(2) के अनुसार रक्षा की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी कि रक्षा की जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति द्वारा समस्त रक्षा से संबंधित कार्य जो है वह किए जाएंगे। राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यानी राष्ट्रपति सेनाओं का चीफ कमांडर होता है। अगला है युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाई देखिए, युद्ध की घोषणा जो है वो की तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु उसका जो लिखित में उसका युद्ध के लिए जो पत्र दिया जाता है, यानी कि आदेश दिया जाता है, वह लिखित में केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संघ सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति व पदच्युति करता है। और साथ में क्या है कि एक नया पद वर्तमान में ऐड किया गया है, जिसका नाम उस पद का नाम है CDS, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि है वर्तमान में बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत। बिपिन रावत है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और देखिए, जो बिपिन रावत जी हैं उनके द्वारा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च यानी सेनापति का कार्य किया जाता है। परंतु यह कार्य किसका था? पहले राष्ट्रपति का, वर्तमान में भी राष्ट्रपति का है, परंतु बिपिन रावत जो है वह CDS है, और उनकी नियुक्ति और उनकी पदच्युति भी राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। और वह भी सेना के एक मुख्य अंग है, क्योंकि वह तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। अब देखिए, राज्यपाल जो होता है वो राज्य का अधिकारी होता है, तथा उसके पास किसी भी प्रकार की सैनिक शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो हम राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक भाई दूसरे देशों के साथ संधि समझौते व संधियाँ, सभी समझौते व संधियाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा या संघ की जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनके द्वारा कई प्रकार की संधियाँ की जाती हैं दूसरे देशों के साथ, कई प्रकार के समझौते किए जाते हैं। ये जो संधि समझौते होते हैं ये उन मंत्रियों के द्वारा तो किए जाते हैं, परंतु उन पर जो मोहर लगाई जाती है, अंतिम मोहर जो लगाई जाती है वो राष्ट्रपति के नाम की लगाई जाती है। परंतु उस मोहर का प्रयोग कौन करता है? वो मंत्री करते हैं। ठीक है, अगला है उच्चायुक्त व राजदूत। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व हटाए जाते हैं केंद्र सरकार की सलाह पर। देखिए, जो उच्चायुक्त होते हैं और राजदूत होते हैं, राजदूत का मतलब किसी देश में भारत का कोई राजदूत है, वह उच्चायुक्त का मतलब है कि एम्बेसी, यानी कि भारत के एम्बेसी विश्व के कई देशों में, अमेरिका में है इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है। इस प्रकार के जो एम्बेसियां हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उच्चायुक्त की जो नियुक्ति है उसका कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा की जाता है, परंतु किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर। बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति क्या है? अब है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा, वह इसके सदस्यों व अध्यक्षों केंद्र सरकार की सलाह पर हटा सकता है। अब देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग जो है, जो कि वित्त का समस्त काम देखता है, उस वित्त आयोग के सदस्यों की और उसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि नियुक्ति संबंधी है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में एक पॉइंट और आता है कि भाई जो केंद्र का वित्त मंत्री होता है वह राष्ट्रपति की सलाह पर ही लोकसभा में बजट को रखवाता है।
तो बजट रखवाने का जो कार्य है वह भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई राष्ट्रपति जी की उसमें वित्तीय शक्ति है, परंतु इसमें कोई खास वित्तीय शक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लिखा गया। तो बजट की ये शक्ति थी। बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। अब हम लोग देखते हैं कि भाई राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति है वह आर्टिकल 380 में थी, राज्यपाल की जो वित्तीय शक्ति है वो आर्टिकल 243(1) में है। ठीक है, तब 280 और 243(1). राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा व इसके सदस्यों व अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो सरकार की सलाह पर की जाएगी। यानी कि राज्य में जो वित्त आयोग होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति, उसके अध्यक्षों की नियुक्ति और उनको हटाने का कार्य जो है वो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। किसकी सलाह पर? राज्य सरकार की सलाह पर। इसमें भी वही है कि भाई जो बजट है वह वित्त मंत्री द्वारा राज्यपाल की सलाह पर विधानसभा में रखवाया जाता है, परंतु ये कोई खास नहीं है इसलिए इसको नहीं रखा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो कि है आपातकालीन शक्ति। देखिए आपातकालीन शक्ति के 3 मुख्य प्रावधान है। आपातकालीन शक्ति जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में होती है, राज्यपाल के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अब देखिए जो आपातकालीन शक्ति है इसका जो मुख्य स्रोत है वह है जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ ली गई है। ठीक है, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगली चीज़ देखते हैं कि ये जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार से, यानी कि कैसे आपातकाल लगाया जाता है, कौन कौन से बिंदुओं से लगाया जाता है। तो देखिए आपातकाल की जो शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं, यानी 3 प्रकार का आपातकाल भारतीय संविधान में उल्लेखित है। पहला आपातकाल है आर्टिकल 352 का आपातकाल, जिसे आर्टिकल 352 के आपातकाल में है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है आर्टिकल 356 का आपातकाल। आर्टिकल 356 का आपातकाल राज्य का आपातकाल होता है। और उसके बाद है आर्टिकल 360 का आपातकाल। आर्टिकल 360 का जो आपातकाल होता है वो वित्त का आपातकाल होता है, यानी वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने एक मोटे तौर पर जान ली। अब हम लोग इनके बारे में और डिटेलिंग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 352 के बारे में। तो आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाया जा सकता है, कैसे कैसे लगाया जा सकता है, कितनी बार अभी तक भारत में लगाया गया है, किन किन कारणों से लगाया गया है, किस प्रकार से आपातकाल को हटाया जा सकता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 352, ये आर्टिकल 352 में है। फिर है युद्ध, बाह्य आक्रमण की संभावना, आंतरिक विद्रोह या शांति यानी आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगा। ये भारत में इन कारणों से आपातकाल लगाया जाता है। अब यहाँ पर एक मुख्य बिंदु लिखा हुआ है, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। वह है कि 1978 में आंतरिक विद्रोह व अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। यानी आंतरिक विद्रोह और अशांति जहाँ पर लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने देखा था अभी, उसके स्थान पर आंतरिक विद्रोह और अशांति के स्थान पर जो सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग कर दिया गया है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय आंतरिक विद्रोह और अशांति के नाम पर गलत तरीके से आपातकाल लगा दिया गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत में कब कब आपातकाल लगा है। तो भारत में 3 बार ये आपातकाल लगाया गया है। एक लगाया गया है 1962 में, एक लगाया गया है 1971 में, एक लगाया गया है 1975 में। देखिए 1962 और 71 वाला जो आपातकाल है वो लगाया गया था युद्ध के टाइम पे। 62 वाला जो आपातकाल है वो लगाया गया था चीन के साथ युद्ध के समय। 71 वाला आपातकाल लगाया गया था पाक के साथ युद्ध के समय। और 75 वाला आपातकाल जो लगाया गया था वो लगाया गया था आंतरिक विद्रोह के कारण। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 3 बार भारत में आपातकाल लगाए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये आपातकाल लगाया जाता है, हटाया जाता है। देखिए पहली व दूसरे कारण में जब आपातकाल लगे, यानी कि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की संभावना, इन कारणों से अगर आपातकाल लगे, यानी आपातकाल के भी कारण होते हैं कि किस कारण से आपातकाल लगाया जा रहा है, तो इन दोनों कारणों से अगर आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति राष्ट्र के समस्त मौलिक अधिकारों को छीन लेता है, निलंबित कर लेता है कुछ समय के लिए। उनमें भी आर्टिकल 20 और 21 जो हैं, कौन कौन से आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दोनों आर्टिकल राष्ट्रपति भी नहीं छीन सकता। आर्टिकल 20 और 21 जो है
वो स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल हैं और इन आर्टिकलों को राष्ट्रपति आपातकाल के समय भी नहीं छीन सकता। ठीक है, और यह बात जो लिखी हुई है कि भाई ये आर्टिकल नहीं छीने जा सकते, ये है आर्टिकल 359 में बात यह लिखी हुई है। ठीक है, अगला है यह आपातकाल राष्ट्र के किसी क्षेत्र, राज्य या देश में लगाई जा सकती है। नहीं, यह आपातकाल जो है ये संपूर्ण राष्ट्र में लगाई जाती है। यह आपातकाल किसी भी राष्ट्र के किसी क्षेत्र या राज्य में नहीं लगाई जाती। यह जो है यह संपूर्ण देश में ही लगाया जाता है। यह आपातकाल किसी भी क्षेत्र विशेष में आपातकाल नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात जानी। ठीक है, और इसके जो है इसको एक्सटेंड करने का जो टाइम है, यानी कि इसको कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो लोकसभा व राज्यसभा के जो है को निलंबित कर सकता है इस आर्टिकल के कारण। अगर मतलब कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है कि माना कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं और यह आपातकाल लगाने का समय आ गया है, यानी आपातकाल लगा दिया गया है, तो लोकसभा व राज्यसभा को भंग नहीं किया जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा और जो अन्य और आपातकाल की स्थिति को ठीक किया जाएगा। ऐसा जो इंदिरा गांधी के समय में 1975 में किया गया था, जब इंदिरा गांधी ने 5 साल की जगह 6 साल तक अपना कार्यकाल चलाया था और उन्होंने एक भारतीय लोकसभा के कार्यकाल में भारी परिवर्तन भी किया था। उन्होंने जो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि है वह 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी थी, परंतु उसे बाद में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, इसमें आ गया है कि अब राज्य की शक्ति यहाँ केंद्र के हाथों में आ जाती है। तो भाई राज्य के पास तो कोई शक्ति रहेगी नहीं, क्योंकि सभी समस्त शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, केंद्रीकृत हो जाती है और राज्य के हाथ में कोई भी शक्ति नहीं रहती है। केंद्र सरकार चाहे तो अपने हाथ में ले सकती है राज्य की शक्ति, तो मतलब राज्य में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि राज्य कहे कि मैं अपनी स्वतंत्रता को किसी को नहीं दूंगा और मेरे राज्य में सब स्वतंत्र रूप से घूमेंगे इधर से उधर, कोई आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ऐसा राज्य कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर किसी स्थान पर बहुत अधिक स्थिति बिगड़े तो केंद्र सरकार उस राज्य की, उस क्षेत्र विशेष की जो शक्तियां हैं वो अपने हाथ में ले सकती हैं। और आगे देखते हैं, और आगे अब देखिए अगला है कि भाई राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है प्रधानमंत्री व कैबिनेट की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो है उनकी सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। और कैबिनेट, और ये जो संशोधन किया गया था, ये संशोधन किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1970 में ही संशोधन किया गया था। ठीक है, अब लागू होने के बाद संसद के विशेष बहुमत से 1 महीने के अंदर पारित होना चाहिए। पारित होने पर इसे 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा, 6 महीने तक लगा दिया जाएगा, तो इसे 6 महीने के अंतराल पर पारित कर बढ़ाया जा सकता है तथा अनिश्चित काल तक होता है। यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास से कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री की लिखित पर जो है राष्ट्र में आपातकाल लगाया जा सकता है। अब आपातकाल जब लगा दिया जाएगा तो विशेष बहुमत से 1 महीने के अंदर लोकसभा से, संसद से यह पारित होना चाहिए। ठीक है, पारित होने के 6 महीने तक, 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने के अंतराल, मतलब 6 महीने की अवधि तक यह आपातकाल जारी रहेगा। अगर ऐसा लगता है कि भाई ये आपातकाल को 6 महीने से और अधिक बढ़ाना चाहिए, तो इसे 6 महीने के अंतराल पर इसे दोबारा पारित कर विशेष बहुमत से इसे फिर बढ़ाया जा सकता है, तो इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत, यानी कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, 2/3 बहुमत उपस्थित सदस्यों का ये होता है विशेष बहुमत। ठीक है, अब अगला है जो आपातकाल वो है राज्य का आपातकाल। अब तक हम लोगों ने देखा था राष्ट्र का आपातकाल, यानी राष्ट्र का जो आपातकाल है वो पूरे राष्ट्र में लगाया जाता है। एक बार इसको पॉइंट रिव्यू देख लेते हैं कि भाई ये जो है आपातकाल कैसा है। तो आपातकाल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। आपातकाल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपातकाल ये 3 बार लगा है भारत में। उसके पश्चात अगर बात करें तो यह जो आपातकाल है इसको बढ़ाने के लिए कैबिनेट जो और प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें
तो 6 महीने के अंतराल, 6 महीने इसकी अवधि होती है और विशेष बहुमत से हम लोग पारित कराते हैं। ठीक है, ये बात एक छोटा सा पॉइंट रिव्यू हो गया इसका। ठीक है, हम लोगों ने जाना। अब अगला जो आपातकाल है वो है राज्य का आपातकाल। अब राज्य के आपातकाल में देखते हैं कि भाई राज्य के आपातकाल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो राज्य का आपातकाल देखते हैं। राज्य का आपातकाल जो है वो आर्टिकल 356 में है। आर्टिकल 356 में इसमें है कि भाई राज्य की अगर कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, संवैधानिक तंत्र बिगड़ जाए तो आपातकाल लग सकता है। यानी कि अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र बिगड़ जाए और जो है कानून व्यवस्था राज्य की पूरी तरीके से बंद पड़ जाए तो आपातकाल लगाया जा सकता है। इसमें कि राज्यपाल राष्ट्रपति को इसके बारे में लिखित सिफारिश करेगा, तब राष्ट्रपति संघ सरकार की सलाह पर संसद में रखेगा, तब यह बिल संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। तब इसे 6 माह तक लगाया जा सकता है, अधिकतम इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर राज्यपाल ये कहे कि भाई हमारे राज्य की जो संवैधानिक स्थिति है राष्ट्रपति महोदय वो ठीक नहीं है, आप कृपया यहाँ पर आपातकाल लगाएं। अगर ये लिखित सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति को करता है तो राष्ट्रपति यह बात कैबिनेट मंत्री मतलब कैबिनेट के सहारे संसद में रखवाएगा। संसद के दोनों सदनों से अगर साधारण बहुमत से यानी कि आधे से एक अधिक बहुमत से यह पास हो गया, ऑर्डिनेंस यानी ये विधेयक पास हो गया, तो 6 माह तक उस राज्य में आपातकाल लगा दिया जाएगा। अगर आपातकाल बढ़ाना हुआ तो भी वही साधारण बहुमत से आपातकाल को बढ़ा दिया जाएगा और आपातकाल अधिकतम 3 साल तक राष्ट्र में लगाया जा सकता है। 3 साल तक आपातकाल लगाया जा सकता है, सिर्फ उससे ज़्यादा अधिक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद अगर आपको चुनाव कराने ही होंगे, अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। यह पहली बार पेप्सू पंजाब में 1951 में 5 साल के लिए लगाया गया था तथा यूपी में 10 बार लगा है। यह पहली बार पंजाब में लगाया गया था पेप्सू में 1951 में 5 साल के लिए लगाया गया था इसे। तब इसकी अवधि 3 साल नहीं थी, बाद में इसकी अवधि 3 साल हुई। 5 साल के लिए लगाया गया था तथा यूपी में 10 बार लग चुका है। ठीक है, दूसरा है इसमें राज्य सरकार का काम नहीं करती, मतलब ये तो एक बात है, तो इसमें राज्य सरकार तो कोई काम करती नहीं है। राज्य के जितने भी निर्णय हैं वो केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं और राज्य सरकार जो है वो एक तरीके से भंग हो जाती है तथा जो भी कानून है वो संसद के द्वारा पारित किए जाते हैं। अब इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि भाई आर्टिकल 356 राज्यपाल से राष्ट्रपति पहुंचेगा और राष्ट्रपति से पहुंचेगा संसद, संसद से 1/2 यानी साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत से 6 माह के लिए बन गया आपातकाल और अधिकतम 3 साल। तो ये एक तरीके से इसका पॉइंट रिव्यू हो गया पूरा। ठीक है, ये हो गया राज्य का आपातकाल। अब हमारा जो अगला आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल। इसके बाद जो है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियों वाला टॉपिक पूर्णतः खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम हमारा अगला जो टॉपिक है वो प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रपति के बाद लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, इतने सारे टॉपिक हैं उनको भी प्रारंभ करेंगे। तो ये इसके बाद कल की वीडियो में हम उनको प्रारंभ कर देंगे। कल की वीडियो में जो वित्तीय आपातकाल का टॉपिक है पूर्णतः खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसलिए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को में कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।